हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। लास्ट वीडियो तक मैंने करवाया था, आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग करा दिया था एंड देन अब आपको कराने वाला था मैं बेसिक्स टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने बेसिक्स टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। तो अकाउंटिंग बेसिक्स टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स टर्म्स का मतलब है जो हम टर्म्स या फिर जो हम वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं इस अकाउंटिंग में, या फिर अकाउंट पढ़ने में जितने भी हम टर्म्स या वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं उनका मतलब समझ लेते हैं। लाइक अगर हम मतलब समझे, लाइक हमें डॉग का मतलब ही ना पता हो कि डॉग का मतलब होता क्या है या कैट का मतलब होता क्या है, देन हम क्या समझेंगे अगर किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में हम यूज़ कर लें डॉग हैव 4 legs। ठीक है, तो हमें यही नहीं पता चलेगा डॉग होता क्या है, तो हमें ये सेंटेंस का मतलब भी नहीं पता चलेगा। मीन्स हमें उन टर्म्स को समझना पड़ेगा जो टर्म्स अकाउंटिंग के टर्म में हमें क्या मतलब समझाती है या क्या मतलब होता है। तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम उसमें कर क्या रहे हैं, पूरी लाइन को या फिर हम पूरे अकाउंटिंग को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा एंटिटी। एंटिटी किसे कहते हैं? तो सबसे अगर देखा जाए तो एंटिटी हम उस बिजनेस को कह सकते हैं जो भी हमारा बिजनेस कर रहा है। अब वो एंटिटी कुछ भी हो सकती है। सोल प्रोप्राइटर मीन्स अकेला बंदा काम कर रहा हो, या पार्टनरशिप में कर रहा हो, कंपनी हो, एनजीओ हो, या कोई भी अदर बिजनेस हो, या किसी भी तरीके से का बिजनेस हो, या किसी भी तरीके से वो काम कर रहा हो। ठीक है। ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? एक इवेंट होता है। इवेंट मतलब कोई ना कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज होती है, किसमें? एक या दो एंटिटी के बीच में। ठीक है, मोर देन वन मीन्स दो या दो से ज़्यादा एंटिटी में ट्रांजेक्शन्स हो। लाइक सेल हो गई, परचेज हो गई। सेल परचेज कितने में होगी? हो सकता है दो में हो या दो से ज़्यादा हो, मीन्स दो या दो से ज़्यादा। असेट्स। असेट्स मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, हमारी प्रॉपर्टी या नेटवर्थ। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है या हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, या फिर हमारे पास कितनी रिसोर्सेज या हमारी कितनी प्रॉपर्टी पे हमारा राइट है, जिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये हाँ ये चीज़ हमारी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। हम उन चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो असेट्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक नॉन करेंट और करेंट असेट्स। नॉन करेंट का मतलब होता है वो असेट्स जो मोर देन 1 ईयर हमारे पास रहते हैं, या फिर एक पीरियडिकल साइकिल से ज़्यादा रहते हैं। एक पीरियडिकल साइकिल से ज़्यादा रहते हैं। पीरियडिकल साइकिल क्या होती है? तो पीरियडिकल साइकिल का मतलब होता है, एक तो हो गया 1 साल कि 1 साल से ज़्यादा रहेगा, या फिर पीरियडिकल साइकिल। पीरियडिकल साइकिल होती है अगर हम सामान लेके आए, ठीक है, उसमें हमें 2 महीने, लाइक अगर हम आज सामान लेकर आ जाते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं आज हमारी है 1 जनवरी, ठीक है, सामान लेके आ गए, 2 मंथ्स लग गए इसको कन्वर्ट करने में या फिर हमारे स्टोर तक आने में। 5 साल, 5 महीने लग गए इसको और काम करने में। 4 साल, 4 महीने और लग गए कुछ और काम करने में। फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते इसको 18 महीने का टाइम लगता है पूरा। ठीक है, मीन्स लेके आने से लेके जब तक हम सेल करते हैं उसमें हमारा कितना मंथ लगते हैं? 18 मंथ्स। मीन्स हमारा जो पीरियडिकल साइकिल वो क्या होगा? हमारा 18 मंथ्स का पीरियडिकल साइकिल हो जाएगा। तो अगर 18 महीने से ज़्यादा चीज़ हमारे पास रुकती है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स में क्या आ जाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड से ही समझ में आ रहा है जो चीज़ हमारे पास फिक्स्ड रहेगी। क्या चीज़? लाइक बिल्डिंग। क्या आप बिल्डिंग को बेचते हो या बार बार चेंज करते हो? नहीं। लैंड, जमीन हो गई, मशीन्स हो गई, ये सब चीज़ें हमारी क्या आ जाती है? फिक्स्ड असेट्स में। ठीक है। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। 4 वर्ड है। क्या क्या? टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। मतलब समझते हैं, टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? टेंजिबल। लाइक बिल्डिंग,
मशीन, मशीन को आप छू सकते हो, देख सकते हो। इंटेंजिबल वो चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उन चीज़ों को हम इंटेंजिबल कहते हैं। और यार वो फिक्स्ड एसेट्स कैसे हो सकते हैं? हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक तरीके से प्रॉपर्टी है, तो हम उसमें कह सकते हैं गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। लाइक अगर आपने देखा हो, हम कॉपीराइट क्लेम आ जाती है यूट्यूब वीडियोस पे। कॉपीराइट क्लेम किस वजह से आती है? कॉपीराइट का मतलब है कि मेरी चीज़ को किसी और ने यूज़ किया है, ठीक है। लाइक मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो को कोई और अपलोड कर देता है, उस वीडियो पे मैं क्या कर सकता हूँ? कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ। कैसे? कि ये जो वीडियो है वो मेरी है। क्या हम इसको छू सकते हैं वीडियो को? नहीं। देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो उन चीज़, ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो हमारी इंटेंजिबल होती हैं और हमारी प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया। अब हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो टेंजिबल हैं लेकिन अभी किस में है? अंडर डेवलपमेंट में है। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो इंटेंजिबल हैं, किस में है? डेवलपमेंट में, अंडर डेवलपमेंट में। लाइक बिल्डिंग है, जो हमारी बिल्डिंग है बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन आधी बन चुकी है, मीन्स 50% बन चुकी है, तो हमारी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। और इंटेंजिबल जो हमारा वर्क अंडर डेवलपमेंट में, लाइक सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, अभी बन रहा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट का मतलब मैंने समझा दिया, जो 1 साल से ज़्यादा रहे या फिर एक पीरियडिकल साइकिल से ज़्यादा रहे, वो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लाइक मैंने बैंक में 1 साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, FDI करा रखी है, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है हमारी क्या? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स थोड़ी देर में समझाता हूँ। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस क्या होते हैं? हमने लंबे टाइम के लिए लोन ले रखा है या दे रखा है, अब ये कन्फ्यूज़न है। तो हमें पता है भाई असेट्स क्या चीज़ होती हैं? हमारी राइट होती हैं जिस पे हमारा राइट हो। हमारा राइट किस पे होगा? अगर हमने लोन ले रखा है तो हमें पे करने की ऑब्लिगेशंस होगी। इसका मतलब हमने किसी को लोन दे रखा है या फिर एडवांस में किसी चीज़ को पे कर रखा है। लाइक अगर मैं कहूँ एडवांस रेंट हमने पे कर रखा है 1-2 साल का, ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स या एडवांस में शो हो जाएगा। अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स क्या? जो चीज़ अब छूट गई, जो 1 साल से ज़्यादा रहेंगी हमारे पास, वो इसमें डिनोट हो जाती हैं। अभी याद रखिएगा मैंने क्या छोड़ा है आपके लिए? डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, ये छोड़ रखा है, ठीक है। करंट एसेट्स पे आ जाते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट वो एसेट्स जो नॉन करंट ना हो, मीन्स 1 साल से कम हो हमारे पास, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम की इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है? जो हमारे पास छोटे मोटे सामान रखे रहते हैं जो हमारे यूज़, डेली यूज़ में काम आ सकते हैं। लाइक अगर कोई मशीन है तो मशीन हम बनाते हैं तो नट बोल्ट जो हमारे हो जाते हैं वो हमारी इन्वेंट्रीज हो गई। इन्वेंट्रीज में हमारे स्टडी मटेरियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, ये थोड़ी देर में समझाता हूँ। कैश एंड कैश इक्विपमेंट, कैश एंड कैश इक्विपमेंट, या तो हमारे पास कैश हो या फिर कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया हमारे पास ऐसी चीज़ें जो कैश के बराबर ही मानी जाती हैं, ठीक है। जो लाइक अगर मेरे पास चेक है, क्या वो कैश है? नहीं। और क्या हम उसको कैश मान सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि हम उसको बैंक में ले जाएंगे, बैंक में देंगे एंड देन वो बैंक में हमारा अमाउंट आ जाएगा, लाइक हमारा वो कैश बन जाएगा। शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांस, जैसे हमने रेंट दे रखा था शॉर्ट 2 साल के लिए, वैसे हमने 1 महीने या 2 महीने का दे रखा हो तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में आ जाता है। अदर करंट एसेट्स, जो बाकी की करंट एसेट्स रह गई वो चीज़। अब जो दो चीज़ रह गई हैं वो समझा देते हैं। पहले आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल, बहुत ईजी है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड का मतलब है जो हम ट्रेड करते हैं, मीन्स सेल परचेज करते हैं। रिसीवेबल का मतलब है हमें जो रिसीव्ड होगा। अब एक चीज़ बताइए, हमने कुछ ट्रेड की, सेल या परचेज, ठीक है, सेल्स या परचेज, हमें किस टाइम पे रिसीव होगा? रिसीव्ड होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ रिसीव होगा।
इसमें हमें सेल करने पे हमें क्या रिसीव होगा, कैश, ठीक है। और इसमें हमें रिसीव करने पे क्या होगा, गुड्स, जो हमने चीज़ें खरीदी होंगी वो, ठीक है। इसमें हम पे क्या करेंगे, गुड्स, और इसमें हमें पे क्या करना पड़ेगा, कैश, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, जब हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, हमें गुड्स तो तुरंत देने पड़ते हैं ना। सामान तो अगर हम किसी किराने की दुकान पे जाएं और बोलें कि भैया ये चीज़ दे दो, हम रुपए बाद में देंगे, ये तो कोई नहीं कहता ना भैया रुपए ले ले और सामान बाद में दे दियो, 10 दिन बाद दे दियो, ठीक है। होता है, लेकिन मोस्टली अगर हम देखा जाए तो हमारा कैश बाद में दिया जाता है और गुड्स उसी टाइम पे जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं दे दिया जाता है। तो हमें रिसीव्ड कब होगा, जब हमने सेल की होगी। इसका मतलब जब हमने सेल की होगी तो सेल हम किसको करते हैं, किसी कस्टमर को। और कस्टमर अगर पे नहीं करता, अगर कस्टमर पे नहीं करता अमाउंट और गुड्स ले जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डेटर, ठीक है। क्या कहते हैं, डेटर। अगर हम कुछ चीज़ खरीदते हैं और कैश पे नहीं करते और सामान लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, हम किसी से सामान लेके आ गए और हमने पेमेंट नहीं की, अगर हमने सामान ले आते हैं और पेमेंट नहीं की, तो क्या हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं बनती कि हम उसको जाके बाद में पे करेंगे, बनती है। इसका मतलब हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी में हम इसको कहते हैं क्रेडिटर। मीन्स जिस बंदे से हमने ख़रीदा होगा वो कौन होगा, वो हमारा क्रेडिटर होगा। और जिस बंदे को हमने बेचा होगा वो कौन होगा, डेटर। सेल करने पे क्या बनते हैं, डेटर। और परचेज करने पे क्या बनते हैं, क्रेडिटर। अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर बनेगा, क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बनेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस साइड, असेट साइड में। अब असेट साइड में ये लाइबिलिटी कब बनती थी, जब हमने परचेज की हो। और परचेज करने पे हमारा क्या बनता था, क्रेडिटर। सेल करने पे डेटर, डेटर है जो हमें पे करेगा। मीन्स हमारे पास अभी भी उस पर राइट है, उस अमाउंट पे राइट है जो हमें पे मिलने वाला है। तो हमारी ये चीज़ क्या हो जाती है, असेट्स। तो ये करंट असेट्स में आ गए ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आ जाएगा, हमारा डेटर, जो हमें इन फ्यूचर सेल किया हुआ अमाउंट को पे करेगा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स अभी भी पेंडिंग में है, रखते हैं। आगे आ जाते हैं लाइबिलिटी। ऑब्लिगेशन एंड डेट्स, हमारी ऑब्लिगेशन है, हम डेट है, हैज़ टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर, हमें पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर, कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटी दो तरीके की होती हैं, 1 साल और 1 साल से ज़्यादा। 1 साल से ज़्यादा कौन सी होगी, नॉन करेंट, मोर देन 1 ईयर, ये लेस देन 1 ईयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बोरिंग्स का मतलब होता है हमने उधार ले रखा है, या फिर हम कह सकते हैं लोन ले रखा है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, नेट, ये भी पेंडिंग में रखते हैं, ये दोनों एक साथ समझा दूंगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, कोई और हमने ले रखे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, अब एक चीज़ बताइए, चलो प्रोविज़न भी पेंडिंग में रखते हैं, जो थोड़े टिपिकल से है ना, उनको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, एक साथ में धीरे धीरे। जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे उनको थोड़ी देर में समझा देते हैं। करंट लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कौन सी हो जाएंगी, जो हमने 1 साल से कम के लिए लोन ले रखे हैं, -1 ईयर लोन, ठीक है। ट्रेड पेबल, जैसे ट्रेड रिसीवेबल था जिसमें हमें रिसीव होना था, क्या कैश रिसीव होता, तो हमारे वो क्या आ जाता है, डेटर। अब इधर ट्रेड पेबल है, हमें ट्रेड की है और हमें अब वो पे करना है, क्या पे करेंगे, कैश पे करेंगे। और किसको करेंगे, क्रेडिटर को करेंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक। मीन्स हमने कुछ चीज़ परचेज किया, उधार पे परचेज किया और अब हमें पेमेंट करनी है, या फिर जिसको हमें इन फ्यूचर पेमेंट करनी होती है, हम उसका अमाउंट कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है उसको पे करने की। फिर अदर करेंट लाइबिलिटी, जो भी बची कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो हमें उधार वाली होती हैं, वो हम अदर करेंट लाइबिलिटी में लिख लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये भी अभी तो प्रोविज़न समझ लेते हैं, प्रोविज़न किसे कहते हैं, देन उसके बाद हमें ये भी पता चल जाएगा लॉन्ग टर्म कौन से होते हैं और शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं। वहाँ जाते हैं, 3-4 चीज़ें रह गई, 4 चीज़ें रह गई हैं, वो
समझ लेते हैं। चार चीज़ें कौन कौन सी रह गई? सबसे पहले रह गई है हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। प्रोविज़न, एक चीज़ होती है प्रोविज़न बना के चलना। अब प्रोविज़न होता क्या है? प्रोविज़न वो चीज़ होती है जहाँ पे हमें संदेह होता है, ठीक है, कि भैया लॉस हो सकता है लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक, मीन्स हम कुछ ना कुछ सेफ्टी बना के चलते हैं। और सेफ्टी किस चीज़ के लिए? कुछ ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में यूज़ होती हो। ठीक, तो अगर हमारी वो शॉर्ट टर्म में यूज़ होने वाली है तो हम उसे क्या किस में ट्रांसफ़र करते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, एज तरीके से रिजर्व कह सकते हैं। ठीक है, रिजर्व और प्रोविज़न वैसे अलग अलग होते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए समझने के लिए आप रिजर्व समझ सकते हैं। आपने एक सेफ अमाउंट कर रखा है कि अगर कुछ आपदा आती है या कुछ प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? इस अमाउंट को यूज़ पहले से ही सेव करके रखा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम इस अमाउंट को यूज़ कर लेंगे। तो अगर कुछ छोटी प्रॉब्लम के लिए है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए है मीन्स कोई बड़ी आपदा हो सकती है तो हम उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रोविज़न बना के चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बचा क्या? डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट। अब होता क्या है, अगर हमें टैक्स पे करना होता है, हमें कंफर्म नहीं होता कि कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे नहीं करना, लेकिन हमें लाइबिलिटी बनती है तो हम क्या करते हैं? एडवांस में पे करते हुए चलते हैं। हो सकता है कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन रही हो? टैक्स लाइबिलिटी बन रही हो 100 रुपये की, और हमने पे कर रखा हो पहले से ही कितना? 120। क्या हमने ज़्यादा पे नहीं कर रखा? पे कर रखा है कितना? 20 रुपये। तो 20 रुपये जो हमने ज़्यादा पे कर रखा है तो उस पर हमारा राइट अभी भी है ना? जो 20 रुपये हैं वो तो हमारे ही है, हमने तो एक्स्ट्रा पे कर रखा है ना। तो हमारा वो क्या हो जाएगा? हमारी ड्यूटी तो नहीं है पे करने की, तो ये हमारी क्या है? असेट्स है। ठीक है, तो असेट्स किस में आ जाती है? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। जो हमने असेट्स टैक्स जो है, पे तो 100 करना था लेकिन हमने पे उससे ज़्यादा करते हैं तो जितना ज़्यादा अमाउंट कर दिया वो हमारा क्या हो जाता है? डेफर्ड टैक्स असेट। सेम उसी तरीके से लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमारी 100 रुपये की थी लेकिन हमने पे कितना कर रखा है? 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये पे कर रखा है। अब 80 रुपये में से पे कर रखा है तो जो 20 रुपये बच्चे हैं जो हमें अभी क्या करने हैं? पे करने हैं। याद रखना, अभी भी हमें पे करने हैं। तो इस जो पे कर रखे हैं, जो हमने पे कर रखे हैं, हमें जो अब पे करने हैं, ठीक है, वो हमारा पेमेंट कितना बचाएगा? 20 रुपये हमें अभी पे करने हैं तो वो हमारा क्या होगा? लाइबिलिटी। हमारी अभी ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है कि हमें 20 रुपये पे करने ही पड़ेंगे, तो हमारी वो क्या हो जाएगी? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। समझ में आ गया? लाइक अगर हमने ज़्यादा पे कर रखे हैं तो वो क्या हो जाएगा? एसेट्स। कम पे कर रखा है और अभी हमें पे करना बचा हुआ है और हमारी लाइबिलिटी है पे करने की, हमारी ड्यूटी ऑब्लिगेशन बन रही है पे करने की, तो वो हमारा किस में आ जाता है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा दोबारा से, मैं आपको समझा दूंगा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे एक बार कंफर्म। वैसे इतना पहले मैं बता दूं, इन इस दो चीज़ों पे ज़्यादा फोर्स मत करना क्योंकि ये क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और ना ही थ्योरेटिकल में पूछे जाते हैं। बस ये दे रखा है, जब हम फाइनल कंपनी का अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाते हैं, वहाँ पे शो होते हैं। ना ही 11th में ना ही 12th में, इसका कहीं यूज़ नहीं है। बस आपको समझ में थोड़ा बस पता होना चाहिए कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होते क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल, मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था, एक घर है, घर की जो अमाउंट है वो कितना है? 100 रुपये। 80 रुपये किसका था? दोस्त का।
और 20 रुपये किसका था? मेरा। तो ये क्या था? असेट्स। ये क्या थी? लाइबिलिटी। बाकी जो बची थी मैंने बताया था कैपिटल। मीन्स जो हमारा अमाउंट लगा हुआ है उस बिजनेस में उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो ओनर है जितना भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर रखा है, कैपिटल शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के किस साइड शो होता है? लाइबिलिटी साइड में शो होता है। क्यों शो होता है लाइबिलिटी साइड? अब एक चीज़ सोचिए, बिजनेस के पास, या फिर मान के चलिए कोई बिजनेस है जिसमें 100 रुपये की असेट्स है, घर की जगह अब क्या मान के चल रहे हैं? बिजनेस, ठीक है। और 80 रुपये मैंने दोस्त से ले रखे हैं, 20 रुपये मेरे हैं। जब इस बिजनेस की लाइबिलिटी बनती है कि 80 रुपये किसको पे करेगा? फ्रेंड को पे करेगा। तो क्या 20 रुपये, जब अगर बिजनेस को मैं बंद करूंगा तो क्या 20 रुपये मेरे को नहीं मिलने चाहिए? ये 20 रुपये तो मेरे ही थे, तो उस 20 रुपये को मेरे को मिलने चाहिए ना। तो मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशन बनती है, लाइबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो जो अमाउंट है जो मैंने लगाया है वो मेरे को वापस मिलना चाहिए। तो वो क्या करता है? इस अमाउंट को अलग से लिख के रखता है। किस नाम से? कैपिटल के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्स। या सेल्स समझ सबको पता है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द गुड्स और सर्विस सोल्ड। हमने जितने भी सर्विस या गुड्स बेचे हैं उसके हिसाब से सेल्स होती है। रिवेन्यू याद रखिएगा, रिवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है थोड़ी देर में पता चलेगा। अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हमने जितना भी आइटम बेचा है, जितनी भी चीज़ें सेल की हैं या जितनी भी सर्विस दी हैं, उन सब के हमारा अमाउंट को क्या जितना भी कमाया होता है वो हमारा क्या होता है? रिवेन्यू होता है। ठीक है। अब रिवेन्यू में अदर आइटम्स क्या आ जाते हैं? कमीशन मिल रहा है कहीं से, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड। डिविडेंड कब मिलता है? जब हम शेयर खरीदते हैं। याद रखिएगा, शेयर खरीदते हैं तब हमें डिविडेंड मिलता है। रॉयल्टी, जब हमने कोई पेटेंट करा रखा होता है या कॉपीराइट होता है तो हमें रॉयल्टी मिलती है। लाइक हमने बुक छापी थी, अब बुक छापने के बाद हमने प्रिंट आउट कराई और उसको बेचना स्टार्ट किया, तो हर एक बुक पे जो कमीशन मिलेगा वो हमें रॉयल्टी के नाम पे मिलेगा। रेंट रिसीव्ड, रिवेन्यू ऑल्सो कॉल्ड इनकम। हम रिवेन्यू को इनकम भी कहते हैं। अब वो चाहे किसी भी तरीके से आए, डजेंट मैटर, अगर आ रही है तो हमारे पास वो एक तरीके से रिवेन्यू है। एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस। बिजनेस ने कॉस्ट इनकर्ड की मीन्स खर्चा किया इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू। रुपए कमाने के लिए मीन्स इनकम कमाने के लिए कोई खर्चा किया गया है तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंस कहेंगे। अब देखिए, इधर एक्सपेंस लिखा है और एक्सपेंडिचर, दोनों में फ़र्क क्या है देखते हैं। एक्सपेंस समझ में आ गया कि एक्सपेंस हम कब करते हैं? जब हम रिवेन्यू कमाने के प्रोसेस पे, मीन्स बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू। ठीक है, याद रखिएगा प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है मीन्स लाइक अगर हमें बनाना है तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, कहाँ? फाइनल गुड्स में जितना भी खर्चा आता है उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट्स, सर्विस एंड प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो कर रहे थे वो एक्सपेंस हो गया, डे टू डे खर्चे के लिए। हम कह सकते हैं डे टू डे जो खर्चे होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। और जो इसको एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? नॉन डे टू डे। हो सकता है मशीन है, मशीन में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। अब थोड़ी सी चीज़, अगर मैं मान के चलो 1 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है, अब 1 लाख रुपए की मशीन है और 10,000 रुपये की एक टेक्नोलॉजी इस मशीन में लगा दूँ तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पहले 100 आउटपुट दे रहा था, मतलब 100 यूनिट्स बना के दे रहा था, अब 150 यूनिट बना के देगा। ठीक है, मीन्स इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो जो कैपेसिटी बढ़ गई किसकी वजह से? 10,000 रुपये लगाने की वजह से। 10,000 रुपये किस चीज़ के थे? नई टेक्नोलॉजी के थे। क्या हम इसको डे टू डे खर्चे करते हैं? नहीं,
तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया, जो डे टू डे किया जाए वो एक्सपेंस, और जो नॉन डे टू डे किया जाए उसको एक्सपेंडिचर। अब देखिए होता क्या है, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जस्ट विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अगर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं इसको, ठीक है। मीन्स अगर हमारा ये जो 10,000 रुपये है, ठीक है, केवल एक साल में हमारी ये 150 यूनिट बनेगी, अगली साल फिर से 100 यूनिट तक की कैपेसिटी रह जाएगी, तो इसका क्या मतलब है, केवल इसी साल यूज़ हो सकती है ये 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हम क्या किस नाम से जानेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम एक तरीके से किस में ट्रांसफर कर देते हैं, एक्सपेंस में, और एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बाद की बात है, इस पर गौर मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर एक साल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, और एक्सपेंस की ट्रीट करते हैं, इसका मतलब उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अगर हम इसको एक साल के अंदर एग्जॉस्ट ना कर पाए, हम यूज़ ना कर पाए, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो 10,000 रुपये हैं वो हमने इस टाइम पे कहाँ भेजे थे, P&L अकाउंट में। अब जब एक साल में हम यूज़ ही नहीं कर पाए, तो हम वो 10,000 रुपये कहाँ कर देंगे, मशीन में ट्रांसफ़र। मीन्स जो मशीन की कीमत 1,00,000 थी, वो अब कितनी हो जाएगी, 1,10,000। ये कब है, जब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तब, ठीक है। मोर देन 1 ईयर इज इट स्टेटेड एज एसेट्स, हम एसेट्स मानेंगे, और क्या करेंगे, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब है अगर हमने 100 रुपये कमाए, जिसमें से खर्चा हमने 70 रुपये का कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा, 30 रुपये का। सिंपल सी बात है, जो हमारी रिवेन्यू है उसमें से हम एक्सपेंसेस खत्म कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर नेगेटिव में अगर ऑप्शन आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। गेन्स, अब भाई प्रॉफिट और गेन इसका तो मतलब सेम ही है, लेकिन इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग दोनों का थोड़ा सा स्लाइटली से डिफरेंस होता है। क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन या ऑपरेशन से माना जाता है। लाइक अगर हम कपड़े बेचते हैं, क्या बेचते हैं, क्लोथ्स, तो क्लोथ्स को बेचने और ख़रीदने से जो रुपए हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। जितना भी हमारा मतलब इससे रुपए बच रहे हैं वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। गेन क्या होता है, प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम दोज इवेंट विच आर इंसिडेंशियल टू बिजनेस। लाइक अब हम बेचते क्या थे, कपड़े, लेकिन आज मैंने क्या करा, बिल्डिंग बेच दी हमारी पुरानी वाली भैया, और बिल्डिंग की 1,00,000 रुपये लिखी हुई थी, जो कि मैंने बेच दी 1,20 की। तो जो 20,000 रुपये हुए वो हमारा क्या होगा, गेन होगा, ठीक है, ना कि प्रॉफिट। गेन होगा, प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में नहीं आया एक और बार समझा देता हूँ। गेन क्या होता है, गेन वो चीज़ें होती है जो हमारी ऑपरेशन नहीं है, लाइक हम उस चीज़ में ट्रेड नहीं करते, लेकिन अब हमारे पास कुछ चीज़ ऐसी है जो पुरानी हो चुकी है, हमें बेचनी है, लेकिन हम उस चीज़ को बेचना नहीं चाहते थे, हमारी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन अब हमारी पुरानी हो गई, हमने नई खरीद ली। देन हम जो भी इवेंट करते हैं, लाइक बिल्डिंग बेच दिया, पुरानी लैंड बेच दिया, पुरानी मशीन बेच दी, तो उनसे जितना भी प्रॉफिट होता है उसे हम प्रॉफिट के नाम से नहीं जानते, उसको किस नाम से जानते हैं, गेन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉसेस। सेम लॉसेस क्या हो जाएगा, जो मैंने बता दिया, अगर हम 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं, लेकिन उस पर हमारा खर्चा 110 का था, तो जो 10 रुपये नेगेटिव में आया वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट, अब आपने डिस्काउंट वर्ड बहुत सुना होगा, तो डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, लाइक अगर मेरे पास कोई चीज़ है, क्लोथ है, 100 रुपये का है, मैं बोलूँ भैया 10 रुपये डिस्काउंट ले लो और मेरे को 90 रुपये दे दो और ये कपड़ा ले जाओ, तो जो 10 रुपये मैंने छूट दिया वो क्या होगी, डिस्काउंट हो गई। तो डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना भी हम गुड्स बेच रहे हैं, जितना भी उसका प्राइस है उसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं।
अब डिस्काउंट भी दो तरीके होते हैं, एक ट्रेड और एक कैश। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। मीन्स जब हम बेच रहे हैं उस टाइम पे हम अमाउंट डिडक्ट कर दें तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स जब हमने बेचा, मैंने क्या कहा, भैया 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये कम दे दो भले ही, तो 90 रुपये दे देना, आप ये क्लॉथ ले जाओ। लेकिन अब होता क्या है, ये क्या हो गया हमारा? ट्रेड डिस्काउंट। सेल टाइम पे ही हमने क्या करा, उसको डिस्काउंट दे दिया। कैश डिस्काउंट क्या होता है? हमने 100 रुपये का कपड़ा बेच दिया, किस में बेचा? उधार में बेच दिया। उसने बोला कि भैया 2 महीने में मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा, 2 मंथ्स ड्यू, टाइम दे दिया। अब 2 महीने मेरे को लगता है ज़्यादा हो गए, 1 महीने बाद मेरे को लगता है यार चल देखते हैं, 2 महीने में देगा यार, इससे अच्छा तो ये है आज ही 1 मंथ के अंदर ही मैं इसको बोलता हूँ, भैया एक काम कर, 100 रुपये देने थे तेरे को, 2 महीने बाद देता, तो एक काम कर 95 रुपये दे दे मेरे को। क्या दे दे? 95 रुपये। कब? 1 महीने बाद ही मैंने कह दिया। मीन्स जो 5 रुपये का मैंने बोला कि 5 रुपये कम देने के लिए, वो हमारा क्या होगा? कैश डिस्काउंट। जनरली ऑफर आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट बेस पे बेचा था हमने, 2 महीने का टाइम दिया था, लेकिन हमने बोला कि 1 महीने हो गए, एक काम कर तो 95 दे दे। दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल। जब वो पे करेगा तब। अब हो सकता है इस टाइम पे उसने पे ना किया हो, अब वो बोलता भाई 2 महीने हो गए, अब चल तू पेमेंट ले ले। पेमेंट कितनी करनी थी? 100 रुपये, लेकिन अब मैं बोलता हूँ चल तू 100 मत दे यार, तू अच्छा बंदा है, टाइम पे कर रहा है, चल तू 2 रुपये डिस्काउंट ले ले। मीन्स उसने 2 महीने में ही, जैसे ही दूसरा महीना लगा, जब उसकी डेट आ गई थी पे करने की, तभी उसने पे कर दिया। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई 2 महीने हो गए, उसको पे करना था, अब वो बोलता है यार कल परसों कर दूंगा, फिर कल परसों पूछने गए तो बोलते कल परसों कर दूंगा। लेकिन इसने क्या करा, जैसे ही 2 महीने हुए इसके, तो इसने पे करने के लिए आ गया। तो हमें अच्छा लगा, हमने इसको मोटिवेट करने के लिए, भाई अगली बार भी अगर ये, मतलब इस बार अगर हम अच्छा कर देते हैं तो अगली बार भी ये सही टाइम पे कर देगा। तो हम क्या कहते हैं, उसको 100 रुपये मत दे, 98 रुपये देते, तो जो 2 रुपये बचे, तो वो 2 रुपये भी हमारा क्या होगा? कैश डिस्काउंट माना जाएगा। ठीक है, अगले टर्म पे आते हैं। अगला टर्म है वाउचर्स। वाउचर्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। लाइक मैंने जो बताया था, कैश मेमो या फिर बिल्स, जो भी हम खर्चा करते हैं वो सब। तो ऐसी चीज़ें जिनसे हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये ट्रांजेक्शन्स हुई थी और इसका अमाउंट ये था। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? वाउचर्स कहते हैं। इस तरीके से हम जिसे एविडेंस, सबूत माना जा सकता है। गुड्स। गुड्स क्या होता है? जिसमें आप डील करते हो सकता है मेरी एक कंपनी है भैया, खाने पीने की चीज़ों में डील करती है, तो क्या खाने पीने के जैसे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, वो क्या होंगे? मेरे लिए गुड्स होंगे। और लेकिन साथ के साथ मेरे पास एक बाइक भी थी, तो क्या बाइक जो है वो क्या गुड्स है? नहीं, वो मेरे लिए असेट्स है, क्योंकि मैं उसको खरीदता बेचता नहीं हूँ। तो गुड्स मेरे लिए क्या होंगे? वो प्रोडक्ट्स जिसमें हम डीलिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं। हो सकता है भैया अब जो कंपनी है, जो मारुति सुजुकी है या फिर टाटा की है, तो वो हमारी कार में डील करती है, तो उनके लिए कार्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? गुड्स हो जाएंगी। अगले आगे चलते हैं। ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है विड्रॉ करना। विड्रॉ मतलब अगर आप बैंक में हो, बैंक में से रुपए निकाल ले, तो हम उसको क्या कहते हैं? विड्रॉ करना कहते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप बिज़नेस में रुपए लगा रखे हैं आपने, मैंने बताया था बिज़नेस में, उस बिज़नेस में मेरे कितने रुपए लगे थे? 20 रुपये। अब मेरे को लगता है भाई 20 नहीं लगने चाहिए, या फिर मेरे को मन कर रहा है यार कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने उसमें से 5 रुपये निकाल लिए। अब जो 5 रुपये मैंने निकाले हैं, विड्रॉ ही तो करे हैं उस बिज़नेस में से, तो जो विड्रॉ करे हैं उसको हम क्या कह देते हैं? ड्राइंग। मीन्स अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट निकाल लेना जब ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग। अब हो सकता है वो रुपए ना हो के क्या हो? कोई असेट्स हो। ठीक है, लाइक अगर मान के चलिए आपने बिजनेस डाला स्टेशनरी का, कोई कॉपी किताब वाला। ठीक है, अब आपके कोई दोस्त बोलता है भाई मेरे लिए एक कॉपी लेकर आ जाइयो। ठीक है, या फिर आपके घर में ही मम्मी या पापा कहते हैं कि मेरे लिए एक कॉपी ले आना अच्छी सी, मेरे को कुछ काम है।
तो आप क्या करोगे, उस बिजनेस में से ये कॉपी लेके चले जाओगे घर और दे दोगे। क्या इसके लिए आप पेमेंट लोगे? नहीं लोगे। तो जो आपने कॉपी निकाली वो क्या करी, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली थी। तो वो असेट्स भी हो सकता है या फिर आपकी वो अमाउंट या कैश भी हो सकता है। तो विड्रॉ ऑफ मनी एंड और गुड्स, या तो मनी और रुपए गुड्स दोनों, या फिर कोई एक चीज। बाय द ऑनर, कौन निकालेगा? ऑनर। फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं। अगली टर्म क्या है हमारी? परचेजेस। परचेज का मतलब है हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, और खरीदते क्या है हम? मोस्टली असेट्स भी खरीद सकते हैं, गुड्स भी, ठीक है। लेकिन परचेज वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं गुड्स के लिए, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, उस वर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं परचेज। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय द बिजनेस ऑन अ क्रेडिट और कैश बेसिस फॉर द यूज़ ऑफ सेल, या तो यूज़ करने के लिए या फिर सेल करने के लिए हम कुछ भी गुड्स खरीदते हैं, चाहे वो क्रेडिट पे खरीदें या कैश में खरीदें, मीन्स हमने उधार पे खरीद लिया या रुपए दे के खरीद लिया, हम उसे क्या कहते हैं? परचेजेस। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है हमारा? वो गुड्स जो हमारे पास पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। लाइक मेरे पास स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए थे, ठीक है, मेरे पास अभी बुक्स 10-20 कॉपियाँ पड़ी हुई हैं, तो वो 10-20 कॉपियाँ क्या है? मेरे लिए स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक, इन्वेंट्री, समटाइम्स इन द गुड्स हैंड, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स इन द बिजनेस, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ये अभी इनको नोट कर दीजिए। क्रेडिटर्स, जैसा कि मैंने क्रेडिटर्स और डेटर्स आपको बताए थे, तो सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे। पर्सन एंड और अदर एंटिटी, चाहे कोई भी हो जिससे भी हमने ट्रेड किया हो या ट्रांजैक्शन करी हो, सामने वाला चाहे कोई भी हो, वो हैज़ टू पेड बाय एन एंटरप्राइजेज, ठीक है, हैव टू पे, जिसको हमें क्या करना है? पेड करना है। एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग एंटरप्राइजेस गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट, उस सामने वाले ने हमें क्या करा हो? क्रेडिट पे गुड्स या सर्विस दी हो, तभी तो हम पे करेंगे, ठीक है। तो हमें उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर। डेटर में आ जाए, पर्सन और अदर एंटिटी वो ओ टू एन एंटरप्राइजेस, हमारे पास एक तरीके से उधार पे ले रखा है चीज़ें, ठीक है। एन अमाउंट फॉर बाइंग अ गुड्स, गुड्स खरीदने के लिए, सर्विस ऑन अदर क्रेडिट, क्रेडिट पे लेने के लिए, ठीक है। अगर किसी ने, सामने वाले ने अगर क्रेडिट पे मेरे से उधार पे लिया है सामान, तो हम उसको क्या कहते हैं? डेटर। अगर वैसे नॉर्मली लिया है तो क्रेडिटर, ठीक है। मीन्स अगर हमसे लिया है तो डेटर और हमने लिया है तो क्रेडिटर्स। तो जहाँ तक है मेरी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो, मतलब बेसिक्स टर्म्स हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं और आपको जो है समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे से इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये नोट हैंड नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। एंड जाते जाते एक काम कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल एंड बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।